So what's up everybody, this is Prayush and in this video we are going to talk about most important topic for JEE Mains Mathematics। तो देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो चैनल पे ऑलरेडी डल चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना। एंड सॉरी गाइस फॉर ऑल द डिले, इस वीडियो को आने में जितना भी डिले हुआ उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। क्योंकि यार देखो बहुत सारी चीज़ें हो गई है ना, बहुत सारा अपडेट हो गया है ना, मेरा कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो गई इस वीक में है ना, मेरा कॉलेज बदल गया है ना, और जो कुछ भी हुआ सब कुछ यार उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। बट मैंने पहले सोचा यार मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि यार वो मैंने प्रॉमिस किया था संडे को डालने को, पर डल नहीं पाई है ना, इन्हीं सब रीजंस की वजह से। सो बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो लेट मी टेल यू अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो विच इज अनअकैडमी। तो रिसेंटली यार अनअकैडमी ने एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च की जिसका नाम है एम जेईई एडवांस 2021। सो बेसिकली दिस टेस्ट सीरीज विल बी वेरी यूजफुल फॉर दोज एस्पायरेंट्स जो यार अपना जेईई एडवांस का एग्जाम 2021 में देने जा रहे हैं। तो यार अगर आप उनमें से एक हो तो प्लीज़ जाके रजिस्टर कर लेना, इनरोल कर लेना इस टेस्ट सीरीज़ में है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर इनरोल करते वक्त प्रोमो कोड पूछेगा तो आप वहाँ पे प्रायुष राय यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब आप पूछोगे भैया हम इनरोल क्यों करें, है ना, रीज़न तो बताओ हमें इनरोल करने का इस टेस्ट सीरीज़ में। तो यार देखो जो पहली चीज़ यार ये टेस्ट सीरीज़ एब्सोल्युटली फ्री है, यहाँ पे आपको कुछ पैसा नहीं देना इनरोल करने के लिए। तो एनीवन कैन इनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज़ बाय यूजिंग द प्रोमो कोड प्रायुष राय, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार इस टेस्ट सीरीज़ की यार ये है कि आपका एकदम एडवांस के पैटर्न पे यहाँ पे पेपर होगा, है ना। जैसे यार एडवांस में हमारे 2 पेपर होते हैं एक दिन में, वैसे यार यहाँ पे भी आपके 2 पेपर होंगे, है ना। पहला आपका 9 से 12 के बीच में होगा और दूसरा 2 से 5 के बीच में होगा, तो आपको पूरी एडवांस वाली फील आ जाएगी, है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में ये है कि आपका जो एनालिसिस होगा वो आपकी जितनी भी टॉप फैकल्टीज़ हैं, एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, वो सारी यार आपकी एनालिसिस भी कर रही होंगी पेपर की, जो कि यार आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर यार आप एक ऐसे एस्पायरेंट हो जो अपना एग्जाम 2021 में देने जा रहा है जेईई एडवांस का, तो प्लीज़ यार वो सभी जाके इनरोल कर लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। एंड सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यार वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट क्लियर करने देना चाहता हूँ यार। देखो अगर आपके पास टाइम है आप हर एक चीज़ करो, बट यार अगर आपके पास टाइम की कमी है तो यार प्लीज़ हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। तो इस वीडियो में यार मैं वही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, है ना। अगर आपके पास टाइम है तो आप हर एक चीज़ करो, कुछ मैं मना नहीं कर रहा, बट हाँ अगर आपके पास कम टाइम है और आप उसमें मैक्सिमम आउटपुट लाना चाहते हो देन डेफिनेटली यू मस्ट वॉच दिस वीडियो, ठीक है। अब यार देखो स्टार्टिंग में मैंने जो लास्ट वीडियो में कोट लिखा था वो यहाँ पे भी लिखा है कि देयर इज नेवर इनफ टाइम टू डू एवरीथिंग बट देयर इज ऑलवेज इनफ टाइम टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। लास्ट वीडियो वाला कोट है और मैंने यहाँ पे भी चिपका दिया, क्योंकि यार ये कोट मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है और इस वीडियो को जस्टिफाई भी करता है ना। अगली चीज़ आती है यार, मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं यार इसमें, ठीक है। वो बेसिकली उन बच्चों के लिए लिख रखी है जिनकी मैथ्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, मतलब मॉडरेट लेवल, ठीक है, बेकार और मॉडरेट लेवल के बीच में आती है। जैसे यार मेरी थी, ठीक है, मैं अपनी मैथ्स को मॉडरेट कहूँगा। तो यार देखो मैथ्स मेरी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो मैंने यार कुछ चीज़ें की थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन केस इफ़ यू वांट टू स्कोर 50 to 60 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, उससे ज़्यादा स्कोर करना है तो यार आप फर्दर चीज़ें करो, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ जिस तरह से मैंने यार मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे 48 मार्क्स और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे आए थे 60 मार्क्स, है ना। और मेरा मैथ्स वीक था, इसके बाद भी मैं नंबर ला पाया था इतने, ठीक है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं, मैं ला पाया था जस्ट बिकॉज कि मैंने कुछ चीज़ें फॉलो की थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। यार देखो पहली चीज़ है यार कि हमें अगर कोई भी चैप्टर मतलब छोड़ना चाह रहे हैं तो उसकी हम एनसीईआरटी ज़रूर करके जाएंगे, है ना। और मैंने यार यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट की वीडियोस भी दे रखी हैं, वो ज़रूर देख लेना, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल यार आप कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के जाना चाहते हो तो उसकी यार एटलीस्ट एनसीईआरटी कर लेंगे। प्लस यार है ना एनसीईआरटी में भी फोकस किस पे करना है यार, एनसीईआरटी में फोकस हमें करना है मिसलेनियस एक्सरसाइजेस प्लस एग्जाम्पल। अब यार देखो वो तो ऑफकोर्स ही बात है, अब ये बोलोगे भैया हम बाकी एक्सरसाइजेस छोड़ दें, नहीं, तुम बाकी एक्सरसाइजेस करोगे उसके बाद ही तुम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर पाओगे, है ना, उसकी एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज कर पाओगे। तो प्लीज़ यार पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से एटलीस्ट हर एक चैप्टर करके जाना। आप क्या कहोगे भैया मतलब जेईई मेंस में एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो यार मैं कहूँगा हाँ कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। मेरे शिफ्ट में खुद यार एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो कि प्योरली एनसीईआरटी से था, है ना। बस थोड़ी बहुत वो वेरिएबल्स को उन्होंने एक्स की जगह के कर दिया था, कुछ मतलब वेरिएबल्स बदल दिए थे, बाकी एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन आ गया था मेरे शिफ्ट में। तो यार प्लीज़ एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। अगर आपकी मैथ्स वीक है, अगर अच्छी है तो कोई बात नहीं, आप करो ना करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर मैथ्स वीक है तो प्लीज़ एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। और दूसरी चीज़ यार मैंने जो प्लेलिस्ट दे रखी है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू एक्सेस द प्लेलिस्ट, तो यार इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेना, है ना। इस प्लेलिस्ट में मैंने मतलब वेदांतु की है, मेरे ख्याल से वेदांतु के टीचर हैं यार, और कुछ मैंने इधर उधर से वीडियोस जो मुझे सही लगी मैंने इस प्लेलिस्ट में डाल रखी, तो प्लीज़ इसको देख लेना अच्छे से, है ना। यहाँ तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, है ना। अगर तुम किसी चैप्टर को रिवाइज भी करना चाहते हो तो भी देख लेना, अगर तुम उस चैप्टर को छोड़ना चाहते हो तो भी इस प्लेलिस्ट को देख लेना, है ना। ये तो सारी होगी बेसिक चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यार देखो सबसे पहला अपना जो चैप्टर है वो है सेट्स। अब यार सेट्स कहूँ तो सेट्स आसानी होता है, ठीक है। सेट्स में कोई ऐसा ज़्यादा चीज़ें
सेट्स में नहीं होती है ना। और क्वेश्चन भी यार आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं सोलर शिफ्ट में, है ना। जितनी भी सोलर शिफ्ट हुई थी 2020 में, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो वह मतलब इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, बट हाँ यार एनसीईआरटी से कर लेना इसकी और प्रीवियस ईयर लगा लेना। इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते, तो छोड़ के मत जाना। क्योंकि यार देखो, अगर तुम्हारी लक अच्छी रही और तुम्हारी शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली तुम आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो चैप्टर है वो अपना रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो मैंने इसमें 11th और 12th दोनों के रिलेशन एंड फंक्शन इंक्लूड कर लिए, है ना। तो यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार आपको फंक्शंस का ग्राफ पता होना चाहिए, उनका रेंज, कोडोमेन, डोमेन, ये सारी चीज़ें, मतलब जितनी भी डेफिनेशन होती है ना एनसीईआरटी में, वो सब पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, है ना। ये आपको मैथ्स में आगे भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ना। टाइप्स ऑफ फंक्शन कैसे होते हैं ना, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और आपके दूसरे टाइप के फंक्शन होते हैं इनटू, ऑन टू, है ना। वो सारी चीज़ें आपको बेसिक डेफिनेशन तो पता ही होना चाहिए, है ना, जितना भी एनसीईआरटी में दे रखा है। और मस्ट गो थ्रू, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, मस्ट गो थ्रू एनसीईआरटी। और यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ ग्राफ ऑफ बेसिक फंक्शन। तो जितने भी यार बेसिक फंक्शन है, जैसे आपका सिग्नम फंक्शन हो गया, ठीक है, मॉड फंक्शन हो गया, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, इन सब की आपको ग्राफ तो पता होने चाहिए, ठीक है। इसमें आगे जाओगे ना तो बहुत जगह यूज हो रहा होगा ये चैप्टर। तो प्लीज इस चैप्टर को, है ना, ये जो पहले 2 चैप्टर है इन्हें इग्नोर मत करना, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शंस को इग्नोर मत करना, है ना। कर लेना बेसिक लेवल पे तो अच्छे से कर लेना, प्लस यार वो वीडियो देख लेना, तो मतलब सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब यार अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आपका है, ये अगेन यार एक ऐसा चैप्टर है जिसका खुद का कोई ऐसा जितना वेटेज नहीं है, बट यार ये मैथ में बहुत जगह यूज होता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मात्र 6 क्वेश्चन आए सोलर शिफ्ट में। अब पूछोगे क्या भी है एकदम, मतलब 6 क्वेश्चन आए तो मैं तो इस चैप्टर को छोड़ रहा हूँ। नहीं भाई, इस चैप्टर को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यार हमारे आने वाली मैथ्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर, है ना। वेरी लेस डायरेक्ट क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, है ना। मात्र 6 क्वेश्चन पूछे गए सोलर शिफ्ट में। अगली चीज यार, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मुलाज। तो यार जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलाज हैं वो आपको रट के जाने ही जाने हैं, ठीक है। क्योंकि यार वो आने वाली मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज होंगे, है ना। आपका मतलब जितनी भी मैथ्स है वो ट्रिग्नोमेट्री से कहीं ना कहीं लिंक हो जाती है। तो प्लीज़ यार ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के मत चले जाना, है ना। उसके जितने फॉर्मूलाज हैं हर एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, है ना। अब यार अगला चैप्टर आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ठीक है यार, कॉम्प्लेक्स नंबर का लोग बहुत हवा बना के रखते हैं ना, बट देख रहे हो यार, मतलब छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा डायरेक्टली कहीं यूज़ नहीं होता, है ना, दूसरे चैप्टर्स में, अगर हम मेंस की बात करें, ठीक है। तो हैव लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट, है ना। इस चैप्टर में आपको पता है कितने सारे कंसेप्ट होते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर होता है ना। मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो यार हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर को यू कैन लीव दिस चैप्टर इफ यू हैव लेस टाइम, ठीक है। इस चैप्टर को छोड़ा जा सकता है अगर आपके पास कम टाइम है। अगले चैप्टर पे आते हैं जो कि अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें यार 15 क्वेश्चन पूछे गए सोलर शिफ्ट में। अब यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते और आसान क्वेश्चन भी नहीं आते, ठीक है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है यार, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ रूट्स, है ना। जो भी क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 15 में से यार 14 क्वेश्चन आपके कहाँ से आए, किस कंसेप्ट से आए हैं, इस कंसेप्ट ऑफ रूट से आए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अब उसमें भी यार इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इनके फॉर्मूला सारे पता होना चाहिए, है ना। और रेंज है ना, कभी कभी दे दिया जाता है कि अगर इस इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू बताओ, लैम्डा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पूछ ली जाती हैं। तो ठीक है, अब ये तो नहीं कहूँगा आसान चैप्टर है, बट हाँ जो भी मतलब जनरली क्वेश्चन आते हैं वो आपके यार रूट्स के कंसेप्ट के अबाउट ही आते हैं ना। या तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को, मतलब वो बोल देंगे कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो समझ रहे हो ना, आसान क्वेश्चन नहीं आते, बट अगर तुम्हें मतलब चीज़ें पता है, फॉर्मूला सारे अच्छे से पता है और तुमने थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर रखी है PYQs VYQs की, तो कर लोगे, ठीक है। भले ही थोड़ा टाइम लगेगा पर क्वेश्चन बन जाएगा तुम्हारा। अब यार अगले चैप्टर पे आते हैं अपना PNC। अब यार PNC में पहले कह देता हूँ यार, एक लॉजिकल चैप्टर है। अगर आपको, ठीक है, पता है लॉजिक आपका बैठ रहा है तभी करना, अगर लॉजिक नहीं बैठ रहा तो मत करना, ठीक है। मैं अपने एक दोस्त का एग्जांपल देता हूँ यार, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी थी बट उसे PNC नहीं होती थी, है ना, क्योंकि यार उसका लॉजिक नहीं बैठ पाता था इस चैप्टर में, ठीक है। मैं पर्सनली यार PNC कर लेता था, ठीक है। और प्लेलिस्ट की वीडियो जरूर देख के जाना है, प्लेलिस्ट की वीडियो देख के जरूर जाना। मैं इसलिए कह रहा हूँ यार क्योंकि देखो कभी कभी आसान क्वेश्चन भी आ जाता है, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड आ जाएगा, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में घुसने की इस चैप्टर में जरूरत नहीं, क्योंकि यार देखो इसमें लॉजिक बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपके पास कम टाइम है तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा यार कि आप PNC को इतना ऐसा तवज्जो दो, बट हाँ प्लेलिस्ट की वीडियो जरूर देख के जानी है, ठीक है। अब यार अगले चैप्टर पे आते हैं जो कि है अपना बायनोमियल थ्योरम। अब यार बायनोमियल थ्योरम में 15 क्वेश्चन आए सोलर शिफ्ट में। अब इसमें से यार मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पता है कहाँ से आते हैं, टर्म्स एंड कोफिशिएंट, मतलब पूछ लेंगे यार, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम कि 10th टर्म बताओ, 20th टर्म, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं ना। बोल देंगे 5th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली यार देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक है ये। बायनोमियल कोफिशिएंट्स के जनरल टर्म लिखनी आनी चाहिए,
ठीक है। ग्रेटेस्ट टर्म एंड कोफिशिएंट फाइंड करना आना चाहिए। मिडिल टर्म फाइंड करनी आनी चाहिए। ऑल फार्मूला शुड बी इन योर हेड। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, उन सबको एकदम अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, कुछ भी कर लेना। प्लस यार प्रैक्टिस फ्रॉम एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज, इतना कर लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली यार तुम इसका क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कर रहा, हो ही जाएगा, बट हो जाना चाहिए। अगर तुम एनसीईआरटी पूरी अच्छे से कर लेते हो प्लस पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेते हो, डेफिनेटली यार तुम इसका क्वेश्चन करने के हकदार हो जाओगे, है ना। अब यार अगला चैप्टर आते हैं जो कि है अपना सीक्वेंस एंड सीरीज। अब यार देखो इस चैप्टर से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन यार कम नहीं होते हैं, ठीक है। किसी एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाना तो मतलब इस चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज है और इसे तो यार छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब यार पूछोगे भैया क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन से टॉपिक, तो यार देखो एपी से 11 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जीपी से 16 क्वेश्चन आए, तो मतलब यार जीपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज में जीपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब यार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन आएंगे, थोड़े घुमावदार होते हैं, थोड़ा उसमें लॉजिक वॉजिक लगाओगे क्वेश्चन हो जाएंगे। ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं आते और एकदम लल्लू पल्लू भी नहीं आएंगे कि 5th टर्म बता दो जीपी की, 6th टर्म बता दो, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आने वाले, है ना। तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा। तो अगर आप थोड़े मतलब अगेन वही यार थोड़ा कहीं से प्रैक्टिस कर लेना किसी एक्स्ट्रा बुक से, प्लस पीवाईक्यूज प्लस आपकी एनसीईआरटी, अगर इतना करके जाते हो तो डेफिनेटली आपके इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। और वो वीडियो जरूर देख लेना जो प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखी है ना, उससे आपका एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो फाइनली यार अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं जो कि है कॉनिक सेक्शन का, ठीक है। अब कॉनिक सेक्शन से भी ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पर शिफ्ट। अब पूछोगे भैया क्या हम कॉनिक सेक्शन करके जाएं, तो मैं कहूँगा यार कर लो, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है तुमसे हो रहा है चैप्टर तो जरूर करके जाना, क्योंकि यार देखो कॉनिक सेक्शन मतलब पूरी ज्योमेट्री मैंने पूरी ज्योमेट्री की थी, ठीक है। मेरी मैथ्स वीक थी पर मैं पूरी ज्योमेट्री करके गया था, क्योंकि यार देखो ज्योमेट्री में एक चीज़ होती है कि आप अगर सारी चीज़ें सारे फॉर्मूलाज आपके दिमाग में ना है ना, कि हमें टेंजेंट कैसे फाइंड करनी होती है, हमें नॉर्मल कैसे फाइंड करना होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में हैं, बैठी हुई हैं और सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद हैं, आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। खासकर यार कॉनिक सेक्शन में तो एटलीस्ट बन ही जाते हैं। अब यार देखो कॉनिक सेक्शन, अब मैं नहीं कह रहा सबको फोर्स नहीं कर रहा कि जाके करो ही करो, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि यार देखो कुछ जैसे मेरा एक दोस्त था, उसकी मैथ्स बहुत तगड़ी थी बट उसे कॉनिक सेक्शन मतलब कर लेता था बट जनरली वो फॉर्मूलाज नहीं याद कर पाता था, है ना। तो अगर आप उस टाइप के बच्चों जिसे फॉर्मूलाज नहीं याद हो पाते तो कॉनिक सेक्शन कर लेना, लॉजिक के हिसाब से कर लेना। अगर आपको फॉर्मुलाज याद होते तो इस एक बेनिफिट होता है, आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं कॉनिक सेक्शन के, है ना। जितने भी फॉर्मुलाज दे रखे हैं, अगर सारे फॉर्म्स में आपको टेंजेंट की इक्वेशन याद है, नॉर्मल की इक्वेशन याद है, तो आप बड़े आराम से इसके क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। अब यार इसमें पैराबोला से लगभग 10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इलिप्स से 13 क्वेश्चन आए और हाइपरबोला से 6। तो अगर आप छोड़ना चाह रहे हो तो हाइपरबोला छोड़ दो, ठीक है। पैराबोला और इलिप्स थोड़ा करके चले जाना, है ना। तो उससे आपका बेनिफिट होगा यार, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं आते कॉनिक सेक्शन से। अगली चीज यार आपका स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कल है। अब यार स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल अगेन दोनों चैप्टर मिला के आपके एक क्वेश्चन आ ही जा रहा है पर शिफ्ट में, है ना। तो सर्कल से यार 9 क्वेश्चन आए, स्ट्रेट लाइन से आपके 9 क्वेश्चन आए, दोनों से ही, दोनों का याद मतलब ज़्यादा फिक्स ही नहीं है कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। बट यार अगेन मैं कहूँगा इसके सारे फॉर्मूलाज प्लस यार वो वीडियो ज़रूर देख के जाना, क्योंकि यार कभी कभी ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है कि हमें मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगा यार पूरी ज्योमेट्री करके जाओ। पूरी ज्योमेट्री करके जाओगे मतलब 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स रहते हैं और ज़्यादा कठिन नहीं आते यार ज्योमेट्री में क्वेश्चन। कभी कभी रेयरली तो आ ही जाते हैं बट जनरली यार आपके हो जाते हैं क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन होते हैं ज्योमेट्री से। सो फाइनली यार अब जो अपना अगला चैप्टर है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो यार मैथमेटिकल रीजनिंग एकदम हलवा चैप्टर है, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, इससे क्वेश्चन फिक्स ही है कि आएगा ही आएगा, है ना। और मतलब आसान क्वेश्चन आएगा, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता। अगर आपने पूरा चैप्टर कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसके क्वेश्चंस में, है ना। मैंने यहाँ पे एक वीडियो की लिंक भी दे रखी है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, क्लिक हेयर टू गो टू वीडियो, तो यार वो वीडियो खुल जाएगी। जीबी सर की वीडियो है, ठीक है। उन्होंने यार 3-4 घंटे में जितने भी जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक है सब बहुत अच्छे से डिटेल तरीके में पढ़ा रखे हैं। तो यार वो वीडियो देख लोगे, उसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उन्होंने मैथमेटिकल रीजनिंग भी पढ़ा रखी है उसी वीडियो में, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा रखी है। तो जितने भी जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक है उन्होंने सारा एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है ना। अगेन है स्टैटिस्टिक्स की हमने बात करी दी है, बट वो भी यार बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जितने भी फॉर्मूलाज है हर एक चीज करके चले जाना, है ना। और मतलब फिक्स होता है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये भी फिक्स है कि आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना, अगर आप करके जा रहे हो, ठीक है। एक चीज है, एक वार्निंग है स्टैटिस्टिक्स में कि यार इसके क्वेश्चन जनरली मतलब कैलकुलेशन वाइज लेंदी होते हैं, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर होके जाना कि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी इसकी, है ना। तो यार अब अपने अगले चैप्टर पे आते हैं जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब यार इस चैप्टर की खुद कोई अगेन वेटेज नहीं है ज्यादा, है ना। 2 क्वेश्चन आए 16 शिफ्ट में, है ना। 2 क्वेश्चन 16 शिफ्ट में। लास्ट ईयर यार इससे 8 क्वेश्चन आए थे, मतलब इस साल एनटीए ने इसे ऑलमोस्ट ड्रॉप ही कर दिया, बस नाम भर कर रह गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 2 क्वेश्चन आए 16 शिफ्ट में,
है ना। अब यार मैं कहूँगा तुम इस चैप्टर को छोड़ सकते हो, ठीक है, कंप्लीटली छोड़ देना, कोई ऐसा चीज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, मात्र 2 क्वेश्चन है, मैं कौन सा इसमें टॉपिक बताऊंगा इंपॉर्टेंट, बट यार इसके जितने भी फॉर्मुलाज है ना वो अच्छे से करके कर लेना, है ना, क्योंकि फॉर्मुलाज यार इसके बहुत जगह यूज़ होने वाले हैं आपके ना, आने वाली मैथ्स में आपके बहुत ज़्यादा जगह यूज़ हो जाते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंडास। तो हमें इसकी एनसीईआरटी प्लस जितने भी इसके फॉर्मुलाज हैं वो सब करके हम जाएंगे, ठीक है, वो सब ये नहीं कि एकदम ब्लंटली छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, इसके जितने भी फॉर्मुलाज प्लस एनसीईआरटी, है ना, और अगर टाइम मिले तो वीडियो एटलीस्ट देख के चले जा सकते हैं हम लोग, ठीक है, अगर छोड़ रहे हैं इस चैप्टर को तो अपना अगला चैप्टर आता है जो कि है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अब यार ये अगेन एक स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। अब यार इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पता है कहां से पूछे जाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यार इसमें बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है कि भाई इसके सॉल्यूशन कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कोई यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, या नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, या ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तुम एक बार इस चैप्टर को पढ़ोगे ना भाई, तुम्हें एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा। जनरली यार इससे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, इन 21 में से 15 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आए हैं, ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ना ये वाले, और एक बार तुम सीख लोगे कैसे करना है, तुम आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस यार जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की, है ना, ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना, कंजुगेट कैसे फाइंड करना, ये सब चीज़ें थोड़ा मतलब बेसिक आइडिया इन सबकी होनी चाहिए। तो फाइनली यार अब अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं जो कि है यार प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अब यार प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से ऐसा तो कुछ मतलब 5 ही क्वेश्चन आए हैं 16 शिफ्ट में। अब यार जो भी क्वेश्चन आते हैं आसानी आते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, अगर तुमने यार 10th वाली थोड़ी सीरियसली की होगी ना, अपनी ट्राइंगल वाला चैप्टर है, ठीक है, 10th वाला, हाँ 10th वाला ही अगर अच्छे से कर रखा होगा तो यहाँ कर लोगे, मतलब सिमिलैरिटी तुम्हें यूज़ करनी आनी चाहिए, है ना, हो जाते हैं इसके क्वेश्चन, ज़्यादा कठिन नहीं आते, हो जाते हैं, ठीक है, और अलग से इस चैप्टर को करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। कुछ कोचिंग वाले से 2-2 3-3 लेक्चर करा देते हैं चैप्टर को, तो वैसे करने की ज़रूरत नहीं, एक बार प्रीवियस ईयर देख लेना, है ना, आराम से तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अगला चैप्टर जो आता है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। भाई साहब 35 क्वेश्चन आए हैं 16 शिफ्ट में। अगेन यार ये बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है इस चैप्टर की। तो यार देखो मैं कहूँगा इस चैप्टर को पूरा अच्छे से कर लेना, क्योंकि आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते। जैसे यार लिमिट्स में आपके जनरली क्वेश्चन आएंगे लिमिट फाइंड करने की, है ना, इसमें पता होना चाहिए आपको किस फॉर्म में कौन सा रूल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार आपका 0/0 फॉर्म हो गया, इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, इसमें यार हम एल हॉस्पिटल वाला रूल यूज़ करते हैं, है ना, जिसे लॉपिटल कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं उसे, है ना, वो रूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक फॉर्म के लिए आपका रूल बना रहता है कि भाई इस फॉर्म को इसी तरीके से कर सकते हैं, मतलब करना होता है, ठीक है, 1 की पावर ऑफ इन्फिनिटी वाले को एक तरीके से करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं आते, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं आते लिमिट से। तो अब देखो जो अगला टॉपिक है वो अपना डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन यार आसान नहीं आते, ठीक है, डिफरेंशिएशन में बहुत अजीबोगरीब फंक्शन होते हैं और उनको आपको डिफरेंशिएट करना होता है। तो डिफरेंशिएशन, ठीक है, मतलब करना है तो कर लोगे, बट यार थोड़ा लंबा खिंच जाता है डिफरेंशिएशन, है ना, उतना आसान नहीं आता। इसके लिए आप क्या कर सकते हो यार, जितनी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना, कुछ एनसीईआरटी में अजीबोगरीब क्वेश्चन भी होते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, खासकर इन सारे चैप्टर्स में, तो वो जरूर करके जाना, है ना, एग्जाम्पल मिसलिनियस। क्योंकि यार अब एनटीए, भाई मैं लिटरली एक बात बता रहा हूँ, एनटीए जितना फोकस मार रहे हैं ना एनसीईआरटी पे, उतना फोकस शायद सीबीएसई ने भी कभी नहीं मारा होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, खासकर यार आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइजेज और एग्जांपल तो मस्ट है भाई, वो आपको हर एक चैप्टर के करने ही करने हैं, ठीक है। और बाकी यार इसमें जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, लैग्रेंज थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ठीक है, एक लेबनिज रूल भी होता है, ठीक है, वो करके चले जाना है, वो बहुत जगह यूज हो जाता है लेबनिज रूल, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैसे लिख दिया लेबनिज रूल, तुम सर्च करोगे तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगी 10-15 मिनट की एमसी सर की, ठीक है, उस वीडियो में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है लेबनिज रूल, तो वो देख लेना, बहुत आसान होता है, ठीक है, पर यूज़ बहुत जगह कभी कभी हो जाता है और क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है ये, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि मुझे इस चैप्टर में से लगे। तो फाइनली यार अपने अगले चैप्टर पे आते हैं जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अगेन यार ये एक स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्कोरिंग चैप्टर। होल चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें लिख दिए हैं जो कि हैं यार आपके मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट है ना, कि हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, क्या ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है या मिनिमा वाला पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इफ्लक्स है ना, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगली चीज़ आती है यार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, कि कैसे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना, इनका यूज़ भी बहुत जगह हो जाता है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हम बहुत आराम से पता लगा सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करना आना चाहिए, है ना, कि किसी कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको, है ना, तो उसका हम टेंजेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके नॉर्मल कैसे फाइंड कर सकते हैं ना। थोड़े मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ लेगा तुमसे कि टेंजेंट बताओ, बट हाँ उसका यूज़ करा लेगा किसी क्वेश्चन के पार्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है जो पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला जो चैप्टर आता है इंटीग्रेशन। अब यार लिटरली कह रहा हूँ मेरी और इंटीग्रेशन की कभी नहीं बनती थी, ठीक है। तो मैंने यार इंटीग्रेशन में क्या किया कि जितना भी एनसीईआरटी का मामला था वो तो सब क्लियर करके चलता था मैं, ठीक है। एनसीईआरटी के पूरे जितने क्वेश्चन थे सारे हर टाइप के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में थे वो मुझे करने आते थे, ठीक है। प्लस यार मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं। अब यार इंटीग्रेशन
लिटरली इतना आसान आता नहीं है जितना हमें लगता है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन तो भी हो जाता है, बट यार इनडेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक मैं खुद मानता हूँ, ठीक है। मैं तो एनसीईआरटी के भरोसे गया था, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के गया था, ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं था चैप्टर में, है ना। इफ नॉट कॉन्फिडेंट देन सॉल्व होल एनसीईआरटी प्लस PYQs ओनली। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जो मैं खुद करके गया था मैंने वो भी वही चीज़ आपके लिए भी लिख दी है कि अगर आपको इस चैप्टर में भाई ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको मतलब डर लग रहा है इस चैप्टर से, तो डेफिनेटली यार आप एनसीईआरटी कर लो पूरी अच्छे से। मिसलेनियस एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल तो मस्ट है, ठीक है। उसके अलावा यार आप अपनी PYQs करके जाओ, ठीक है। आपका अगर किस्मत अच्छी रही तो क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, है ना। ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पर शिफ्ट, तो एक क्वेश्चन तो आपका बन ही जाएगा। अब यार अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। यार ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मिला दो, इंटीग्रेशन मतलब एक तरह से वो भी इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, तो लगभग 36 मतलब 2 क्वेश्चन आपके पर शिफ्ट आ ही रहे हैं, ठीक है। अगर पूरी इंटीग्रेशन की बात कर लिया जाए, इसको भी इंक्लूड कर लिया जाए आखिरी वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आसान चैप्टर होता है यार, बस इसमें एक चीज़ है यार कि आपको थोड़ा ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। खासकर जेईई मेंस में, है ना, थोड़ा मतलब उससे आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। आपको एकदम आइडिया रहता है कि अच्छा ऐसे ऐसे ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि अगर आपको ग्राफ नहीं बनाने आते तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन कर लोगे, बट वही थोड़ा अगर ग्राफ का आइडिया रहेगा आपको तो आप कर लोगे, मतलब जल्दी कर लोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब यार अपने अगले चैप्टर पे चलते हैं जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यार डिफरेंशियल इक्वेशन अगेन इज ए स्कोरिंग चैप्टर, ठीक है। कैलकुलस में यार कुछ चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, उसमें से यार डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है, ठीक है, आराम से हो जाता है अगर आपको इसमें सारे मतलब 3-4 इसमें फॉर्म होती हैं, वेरिएबल, सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यार आपके इससे आते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल, सेपरेबल और होमोजीनियस से भी आते हैं क्वेश्चन, पर सबसे ज़्यादा आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। अब यार अपना अगला चैप्टर आता है वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर से अगेन मेरी ज़्यादा बनती नहीं थी, ठीक है। मैं वेक्टर में जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं ना वो सब पढ़ के गया था, बट मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं जिनसे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला यार आपका है वेक्टर एंड ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, A.B×C और A×B×C, है ना, ये आपको पता होने चाहिए कैसे अप्लाई करते हैं। अगला है, मैंने लिख दिया है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब आपको इसके याद करके जाने हैं। अगली चीज़ यार आपके स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये चैप्टर छोड़ना है तो एटलीस्ट ये सब चीज़ें तो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आसान टॉपिक्स में आती हैं और इनसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं ना। जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो तो आपको सारे याद होने चाहिए, है ना, कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यार अपना अगला चैप्टर आता है जो कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ठीक है। 3D यार आसान चैप्टर है, ठीक है, पहले कहते रहा हूँ आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, होल चैप्टर इज वर्थ इट, है ना। इसमें आपके प्लेन्स होंगे, स्ट्रेट लाइन होगी, सारे कंसेप्ट, जितने भी सारे कंसेप्ट हैं वो सब पढ़ लेना। प्लस यार आपका क्या कहते हैं, जितने फॉर्मूलाज हैं हर एक चीज़ अच्छे से कर लेना, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट यार प्लेन्स, आपका प्लेन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। प्लेन से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लेन से यार आपके 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी यार 18 में से 13 क्वेश्चन आपके कहाँ से आए, प्लेन से आए, ठीक है। तो प्लेन का वेटेज ज़्यादा है, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो स्ट्रेट लाइन छोड़ देना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन छोड़ देना, लाइन पर प्लेन्स कर लेना, ठीक है। प्लेन्स का यार कंसेप्ट आपका जो क्लास 11th की स्ट्रेट लाइन की है ना उससे बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें कोरस्पॉन्ड कर जाती हैं, ठीक है। जैसे इमेज का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, आपका परपेंडिकुलर क्या कहते हैं उसे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूलेज हो गए। ये सारी चीज़ें यार आपकी अगर आपने 11th में स्ट्रेट लाइन कर रखा है ना तो यहाँ पे आपके बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं भाई, ठीक है, तो आसान क्वेश्चन आते हैं, कर लेना अच्छे से। तो फाइनली यार अपने अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। अब 3D से यार 18 क्वेश्चन है 16 शिफ्ट में, पहले ही बता दे रहा हूँ आसान चैप्टर है, हो जाएगा अगर तुम एक बार इसके कंसेप्ट को समझ लेते हो, एक बार विजुलाइज करना शुरू कर लोगे ना, बहुत आसान चैप्टर हो जाएगा, है ना। स्कोरिंग चैप्टर मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया, होल चैप्टर इज वर्थ इट, है ना, पूरा चैप्टर करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है भी नहीं, है ना। इसमें स्ट्रेट लाइन और मतलब प्लेन्स से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं, हर एक चीज़ करके चले जाओगे, आपका बन जाएगा क्वेश्चन, है ना, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता। अब यार इसमें भी यार सबसे ज़्यादा इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं प्लेन से, ठीक है। प्लेन इंपॉर्टेंट है, अब यार प्लेन में आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। प्लेन का हम लोग इमेज कैसे निकाल सकते हैं प्लेन के अबाउट, है ना, किसी पॉइंट की, किसी स्ट्रेट लाइन की, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं किसी लाइन की प्लेन से, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसमें, है ना, तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। ऐसे मतलब जनरली फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो एक आसान चैप्टर है, एक ईजी किल चैप्टर है, इसे छोड़ के मत जाना, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो यार 1-2 लेक्चर देख लेना किसी टीचर के, अच्छे टीचर के, जिससे आपको फील आ जाए, और एक बार फील आ जाएगी ना भाई क्वेश्चन इसके धड़ाधड़ बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
यार अपना अगला जो चैप्टर आ रहा है वो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी भी है, क्लास 12 की है ना। क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा मतलब सिलेक्शन है ना, अरेंजमेंट से डील करती है, और क्लास 12 की यार आपकी बेसिकली बेस थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इन सारे से डील करती है, ठीक है। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछे गए यार वो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी से पूछे गए, जो कि यार अगर आपने 11 की प्रोबेबिलिटी मतलब बेसिक लेवल पे कर रखी है, आपको थोड़ी बहुत समझ है 11 की प्रोबेबिलिटी की, है ना, तो आप 12 की प्रोबेबिलिटी कर लोगे, है ना, उसमें फील आएगी, आपको मजा आएगा, है ना। मैं तो यार इस चैप्टर को करके गया था और मेरा क्वेश्चन शायद बन भी गया था, है ना, जो एग्जाम में आया था वो क्वेश्चन बन गया था, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट वही आपकी जो मल्टीप्लिकेशन एंड बेस थ्योरम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये सारी हमें टर्म्स क्लियर अब होनी चाहिए हमारे दिमाग में, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगा तो। बाकी यार अभी मैं कॉलेज वाली वीडियो भी बहुत जल्दी बना के डालूंगा, है ना। यार बहुत सारी चीज़ें हो गई थी एक ही हफ्ते में, तो लिटरली टाइम नहीं मिल पा रहा था, और थोड़ा मैं प्रोकास्टिनेशन भी कर रहा था, जिस वजह से वीडियो इतना डिले हो गया आने में। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है। और तब तक यार ज़्यादा टाइम नहीं बचा, और ये जितने भी नए अपडेट्स आए यार इनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी देख रहा हूँ यार एकदम 100% श्योर हो जाए कि नहीं भाई ऐसा ही होगा अब, उसके बाद ही मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।